Rahman Rahim. Welcome to Medical Medics. Today, the topic of our discussion is regulation of the glycogenesis and glycogenolysis. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो वो तीन तरह से हो रही है। एक कोवलेंट एक्टिवेशन करते हैं हम ग्लाइको जीनोलाइसिस की, यानी हम ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन की कोवलेंट एक्टिवेशन कैसे करेंगे। उसके अलावा कोवलेंट इनहिबिशन ऑफ द ग्लाइकोजेनेसिस, यानी हम ग्लाइकोजन के सिंथेसिस की कोवलेंटली इनहिबिशन कैसे करेंगे। फिर हम देखेंगे एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ द ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसके अंदर हम वेलफेड स्टेट के अंदर देखेंगे। फिर एएमपी के लेवल का इफेक्ट देखेंगे, फिर हम कैल्शियम के लेवल का इफेक्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोवलेंट एक्टिवेशन ऑफ द ग्लाइकोजिनोलाइसिस कैसे हो रही होती है, यानी जब हम ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो वो कैसे हो रही थी। ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन की ज़रूरत हमें कब पेश आएगी, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो हम ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन कराएंगे। अब ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन के लिए जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है, या ग्लूकोज का लेवल को इंक्रीज करने के लिए जो हार्मोन यूज़ होते हैं, उनमें से एक हार्मोन होता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। उसके अलावा स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन भी रिलीज हो रहे होते हैं। ये वाले जो दो हार्मोन्स होते हैं, ये ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन या ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करेंगे। क्या होगा कि ये सबसे पहले इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेंगे। ये आ गए जी ग्लाइकोजन और एपिनेफ्रीन वगैरह, ये इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेंगे। ये रिसेप्टर होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। ये क्या करेंगे कि अल्फ़ा सब यूनिट को इससे अलहदा कर देंगे, जबकि गैमा और बीटा जो सब यूनिट्स होती हैं वो अलहदा हो जाएंगे। जब अल्फ़ा सब यूनिट अलहदा से हो जाएगा तो ये जाके एक्टिवेट कर देगा एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को। दिस एंजाइम इज़ द एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। जब ये एंजाइम एक्टिव होगा तो हमारे पास जो एटीपी होती है वो कन्वर्ट होने लग जाती है साइक्लिक एएमपी के अंदर। तो जब साइक्लिक एएमपी की फॉर्मेशन होती है तो साइक्लिक एएमपी आगे से क्या करती है कि ये एक्टिव करती है प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ए को ये एक्टिव करती है। ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो जब साइक्लिक एएमपी आएगी तो ये इसको एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगी। प्रोटीन काइनेज ए को, प्रोटीन काइनेज ए को ये एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगी। अब बॉडी के कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि फॉस्फोराइलेशन से एक्टिव होते हैं, और ज़्यादातर हार्मोन डीफॉस्फोराइलेशन से एक्टिव होते हैं। लेकिन जब हम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस की बात करते हैं तो ये वाला जो एंजाइम होता है ये फॉस्फोराइलेशन से एक्टिव होता है, और जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस काइनेज एंजाइम होता है वो भी फॉस्फोराइलेशन से एक्टिव होता है। अब ये जो प्रोटीन काइनेज होता है, काइनेज का काम क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, इस फॉस्फोराइलेशन की वजह से जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज और जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है वो दोनों एक्टिव हो जाएंगे। तो जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज काइनेज, काइनेज जो कि पहले इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होगा, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होगा, उसको ये प्रोटीन काइनेज ए आकर इसकी क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन करवाएगा। फॉस्फोराइलेशन के लिए हमें पता है कि एटीपी यूज़ होता है जो कि कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी के अंदर। और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज की हमने इस तरह से, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज की हमने क्या करवा दी है, फॉस्फोराइलेशन करवा दी, फॉस्फोराइलेशन करवा दी है। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि ये एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। अभी हम इनएक्टिविटी की भी बात करेंगे, अभी हम एक्टिविटी के ऊपर गौर करते हैं। तो एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस एक्टिव फॉर्म की वजह से क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है ना, फॉस्फोराइलेज, फिर हम उसकी फर्दर आगे करवा देते हैं फॉस्फोराइलेशन, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव हो जाता है। और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का काम ये होता है कि वो ग्लाइकोजन को तोड़ रहा होता है। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज ने क्या करवा दिया, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो कि इनएक्टिव फॉर्म के अंदर था, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर था, उसको एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव फॉर्म के अंदर। अब इस फॉस्फोराइलेशन के लिए हमें पता है कि क्या चाहिए होगा, एटीपी चाहिए होगी जो कि कन्वर्ट हो जाएगी इनटू एडीपी के अंदर।
ADP के अंदर कन्वर्ट होगी। इस तरह से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव हो गया। अब जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज फॉस्फोराइलेटिव फॉर्म के अंदर एक्टिव हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि ग्लाइकोजन को तोड़ देगा। तो हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन इज डिग्रेडेड, ग्लाइकोजन इज डिग्रेडेड। तो ये तो बात होगी कि जब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत थी। अब अगर हमें ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है या जब बॉडी के अंदर इंसुलिन के लेवल ज़्यादा हो, जब ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होते हैं तो हमें पता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन के लेवल भी ज़्यादा होते हैं और इंसुलिन ग्लूकोज का दुश्मन होता है। वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी रुकवा रहा होता है और उसकी डिग्रेडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा या उसकी ग्लाइकोलिसिस करवा रहा होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी वो ग्लूकोज का दुश्मन होता है। तो इंसुलिन क्या करता है कि इस साइक्लिक एएमपी को सबसे पहले इनहिबिट करेगा। साइक्लिक एएमपी जब इनहिबिट होगा तो ये सारा प्रोसेस रुक जाएगा। साइक्लिक एएमपी की वो कन्वर्जन करवा देता है इनटू 5 एएमपी के अंदर। जब 5 एएमपी बनेगा तो ये सारा प्रोसेस आगे रुक जाएगा और ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन और ग्लूकोज की फॉर्मेशन रुक जाएगी। 5 एएमपी के अंदर कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम यूज होता है, डेट एंजाइम इज द फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम। फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम। अब इस फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को एक्टिव करने के लिए इंसुलिन आएगा, इंसुलिन इसको एक्टिव करेगा। तो एक तो ये यहाँ से इंसुलिन इसकी सारे प्रोसेस को रोक रहा है। दूसरी जगह से जहाँ से इंसुलिन रोकेगा वो यहाँ से रोकेगा और यहाँ से रोकेगा। यहाँ से कैसे रोकेगा कि वो डीफॉस्फोराइलेशन करवाएगा। डीफॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है कि फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करवाएगा। जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करवाने के लिए हमारे पास जो एंजाइम यूज़ होता है वो हमें पता है कि फॉस्फेटेज यूज़ होता है। प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम यहाँ पर यूज़ होगा जो कि डीफॉस्फोराइलेशन करवाएगा और ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। अब इस डीफॉस्फोराइलेशन को एक्टिव करने के लिए इंसुलिन आएगा जो कि इस एंजाइम को एक्टिव करेगा। ये एंजाइम एक्टिव होगा तो डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी और ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन रुक जाएगी। अब तीसरी जगह आती है ये वाली जगह। यहाँ पे क्या करेगा कि इंसुलिन इसी तरह से यहाँ पर भी यूज़ होता है प्रोटीन फॉस्फेटेज, उसको एक्टिव कर देगा। जब ये एक्टिव होगा तो यहाँ से डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। डीफॉस्फोराइलेशन से ये वाला एंजाइम इनएक्टिव होगा। जब ये वाला एंजाइम इनएक्टिव होगा तो ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन रुक जाएगी। तो इस तरह से ये वाले हार्मोन्स इस रिएक्शन को आगे चला रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बॉडी के कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर एक्टिव होते हैं। ये आपसे एग्जाम के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो बॉडी के अंदर बेसिकली 3 हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जिसको हम लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर पढ़ते हैं, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम। एक हो गया ये वाला ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम और एक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ये वाले 3 एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर एक्टिव होते हैं। तो ये बात होगी ग्लाइकोजन की जो डिग्रेडेशन है उसकी रेगुलेशन की बात होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है, यानी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस उसकी कोवलेंट इनहिबिशन कैसे हो रही होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर बाइंड करेंगे ग्लूकागोन बाइंड करेंगे, यहाँ पर एपिनेफ्रीन बाइंड करेंगे। ग्लूकागोन या एपिनेफ्रीन जब बाइंड करेंगे तो अल्फा सब यूनिट यहाँ से अलहदा हो जाएगा और गैमा बीटा अलहदा हो जाएंगे। अल्फा सब यूनिट जाकर एक्टिव कर देगा एडिनाइलेट साइक्लेस को, जो कि कन्वर्जन करवा देंगे एटीपी की इनटू साइक्लिक एएमपी के अंदर। साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्जन करवा देगी। साइक्लिक एएमपी के अंदर जब कन्वर्जन होगी तो इससे क्या होगा कि प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव हो जाएगी। प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव हो जाएगी। जब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव होगी फिर ये क्या करेगी, क्योंकि इसका काम फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये क्या करेगी कि जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम होता है, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम ये डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर एक्टिव होता है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर इनएक्टिव था, जबकि जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम होता है ये डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर एक्टिव होता है।
अब इसका काम जो प्रोटीन काइनेज है इसका काम फॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि काइनेज आ रहा है। तो फॉस्फोराइलेशन जब ये इसकी करवा देगा, इस फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या होगा कि जो ग्लाइकोजन सिंथेज है इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। जब फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाएगा, यानी हम ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को रोक देंगे, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस रुक जाएगी। इसके अलावा बात करें तो जब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस रुक जाएगी, अब ग्लूकागोन ने ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना होता है, तो हमने ग्लाइकोजन की सिंथेसिस तो नहीं ना करवा देनी ग्लूकोज से, इस सिंथेसिस को रोकने के लिए ये सारा प्रोसेस हो रहा था। अब इस सिंथेसिस के अंदर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एटीपी, जो कि कन्वर्ट हो जाएगी इनटू एडीपी। अब इसी तरह जहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया था इंसुलिन का इफेक्ट, इंसुलिन का इफेक्ट हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि वो साइक्लिक एएमपी को कन्वर्ट करवा देगी इनटू 5-AMP के अंदर। यहाँ पर यूज़ होगा फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज यूज़ होगा, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को एक्टिव करवाएगा इंसुलिन, इंसुलिन जब इसको एक्टिव करवाएगा तो साइक्लिक एएमपी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो ये वाला सारा प्रोसेस रुक जाएगा। जब ये वाला प्रोसेस रुक जाएगा तो ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव फॉर्म के अंदर रहेगा और ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज का दुश्मन होता है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करवाने लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉस्फेटेज इस रिएक्शन के लिए, फॉस्फेटेज या प्रोटीन फॉस्फेटेज, इसको भी यहाँ से इंसुलिन एक्टिव करेगी। इंसुलिन जब इसको एक्टिव करेगी तो ये एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाएगा। जब ये एक्टिव फॉर्म के अंदर आएगा तो ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा था कि ग्लाइकोजन की जो सिंथेसिस थी, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को हमने यहाँ से इनहिबिट किया था, इज इनहिबिटेड, इनहिबिटेड। तो हमने पहले दो पॉइंट्स को डिटेल से देख लिया। एक हमने देखी कोवलेंट एक्टिवेशन ऑफ द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, फिर हमने देखी कोवलेंट इनहिबिशन ऑफ द ग्लाइकोजेनेसिस। अब हम बात कर लेते हैं एलोस्टेरिक के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। अब ये जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है ये हम दो जगह पर देखेंगे। सबसे पहले हम लिवर के अंदर कैसे हो रही होती है उसकी बात कर लेते हैं। लिवर के अंदर हमें जो ग्लाइकोजन होती है, ग्लाइकोजन वो टूट के ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्मेशन करवाती है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्मेशन करवाती है। अब ये वाले जो दो रिएक्शंस है ये इंटर कन्वर्जिबल होते हैं। जब हम ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज। और जब हम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लाइकोजन बनाते हैं तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ग्लाइकोजन सिंथेज, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस एंजाइम और इस एंजाइम को एक्टिव कर रहे होते हैं। जब हम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की बात करते हैं तो इसको इनहिबिट करने वाले 3 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं? एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के हाई लेवल्स इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दूसरे आते हैं हमारे पास एटीपी के हाई लेवल्स इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, एटीपी के हाई लेवल्स। और तीसरा फैक्टर हमारे पास आता है ग्लूकोज के हाई लेवल्स, ग्लूकोज के हाई लेवल्स भी इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। अब क्यों इनहिबिट करते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि ग्लूकोज भी ज़्यादा है। जब ग्लूकोज ज़्यादा है तो हम ग्लाइकोजन को नहीं तोड़ेंगे ग्लूकोज के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल पहले ही ज़्यादा है। इसके बाद एटीपी की बात कर लेते हैं। एटीपी का लेवल ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि ग्लूकोज टूट के एनर्जी प्रोडक्शन करवा रही है, तो हमें ग्लाइकोजन को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्लाइकोजन को हम तोड़ने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ग्लाइकोजन ने भी टूट के ग्लूकोज बनाना होता है, ग्लूकोज भी आगे एटीपी की फॉर्मेशन करवाती है। तो एटीपी के हाई लेवल्स भी जाकर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनहिबिट करते हैं। और तीसरा तो वैसे ही ग्लूकोज आ गया तो ग्लूकोज भी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनएक्टिव करता है। नेक्स्ट बात करें तो ग्लाइकोजन जो सिंथेज एंजाइम है इसको एक्टिव करने के लिए एक फैक्टर आता है, डेट फैक्टर इज द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आकर इस ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिव करता है और ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करवाता है इनटू द ग्लाइकोजन। तो ये बात होगी लिवर के अंदर कैसे रेगुलेशन हो रही होती है एलोस्टेरिकली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मसल के अंदर।
मसल के अंदर कैसे रेगुलेशन हो रही है? मसल के अंदर बात करें तो जो ग्लाइकोजन है वो टूट रही होती है इनटू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, और ग्लाइकोजन इधर सिंथेज आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स इसको रेगुलेट कर रहे हैं? पहले दो फैक्टर तो सेम है, एक तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आ जाएगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आ गया, और एक हमारे पास ATP आ गया। ये दोनों फैक्टर्स इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, ये दोनों फैक्टर्स इसको इनहिबिट करेंगे। एक तीसरा फैक्टर यहाँ पर आता है, डेट फैक्टर इज द AMP। AMP का लेवल आकर इस एंजाइम को एक्टिव करता है। AMP का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी है। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होगी तो हम ग्लाइकोजन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज के अंदर तोड़ेंगे, और ग्लूकोज से फिर हम बनाएंगे एनर्जी। तो AMP के हाई लेवल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ग्लाइकोजन सिंथेज की बात करें तो इसका जो फैक्टर है वो सेम है, दैट फैक्टर इज द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये इसको आकर एक्टिव करता है। अब यहाँ पर हम ग्लूकोज क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि जब हम मसल की बात करते हैं तो मसल के अंदर एक एंजाइम एब्सेंट होता है, दैट एंजाइम इज द ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज क्योंकि मसल के अंदर एब्सेंट होता है तो ग्लूकोज मसल के अंदर नहीं बनता। क्योंकि ग्लूकोज नहीं बन रहा तो इस फैक्टर को भी हम यहाँ पर नहीं लिख रहे। तो इस तरह से रेगुलेशन होती है एलोस्टेरिकली। नेक्स्ट एक और रेगुलेशन आती है कैल्शियम के थ्रू। कैल्शियम हमें पता है कि न्यूरल स्टिमुलेशन से भी रिलीज होता है मसल के अंदर। मसल के अंदर न्यूरल स्टिमुलेशन से रिलीज होता है, जबकि हम लिवर की जब हम बात करते हैं तो उधर एंड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू ये एंड्रीनर्जिक स्टिमुलेशन के थ्रू ये रिलीज हो रहा होता है लिवर के अंदर। जब ये कैल्शियम रिलीज होता है तो ये कालमोडुलिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करवाता है, और ये जो कैल्शियम कालमोडुलिन का कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो आकर इस एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है। दिस एंजाइम इज द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज। जब कैल्शियम कालमोडुलिन का कॉम्प्लेक्स इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो ये वाला जो एंजाइम होता है ये फॉस्फोराइलेशन के बगैर ही एक्टिव हो जाता है। जब ये फॉस्फोराइलेशन के बगैर ही एक्टिव हो जाएगा तो ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की भी फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो ग्लाइकोजन को हम तोड़ेंगे। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जब मसल के अंदर हम बात करते हैं तो मसल के अंदर हमें जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो रैपिड और अर्जेंट नीड चाहिए होती है ATP की। तो ATP की अर्जेंट नीड के लिए हम ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं ग्लूकोज के अंदर, मसल के केस के अंदर। और इसी तरह जब स्ट्रेस की कंडीशन होती है, स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन होती है उसको तोड़ने के लिए ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये हमारे पास रेगुलेशन थी ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस की। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.